अष्टविनायक मंदिर ट्रस्ट ने इमरान को क्यों दिया पुरस्कार? आने वाले दिनों में अमित देशमुख ही मुख्यमंत्री होंगे। इमरान गौदरीकर। महाराष्ट्र में एक ऐसा शहर है जो व्यापारियों का शहर के तौर पर विकसित हुआ है, वो लातूर है। यहाँ कई व्यापारियों ने अपनी मेहनत और काबिलियत से अपना नाम रोशन किया है। इन्हीं में से एक नाम लातूर पलंगबीग सर्विस सेंटर और केमिकल्स के युवा उद्योजक इमरान गौदरीकर का है, जो महाराष्ट्र पलंगबीग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। लेबर लेवल से अपना सफर शुरू करने वाले इमरान गौदरीकर आज एक सफल प्लंबिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं। हाल ही के दिनों में लातूर के अष्टविनायक मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें पुरस्कार से नवाजा है। इसी मौके पर हिंदनामा ने युवा उद्योजक तथा कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक इमरान गौदरीकर से राजकीय तथा सामाजिक विषयों पर बात की। देखिए संपादक सालार शेख के साथ संवाददाता नवाब नासर की रिपोर्ट। हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। हमेशा की तरह आज हम आपको एक नए पर्सनालिटी से रूबरू कराने आपके सामने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लातूर एक शैक्षणिक शहर है, एक औद्योगिक शहर है। यहाँ पे अलग अलग किस्म के व्यापारी, अलग अलग किस्म के डॉक्टर, अलग अलग किस्म के प्रोफेशनल अपनी सेवाएं लातूर वालों को, लातूर वासियों को दे रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ एक युवा उद्योजक इमरान गौदरीकर जी साथ में हैं, जो महाराष्ट्र के प्लम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और एक युवा उद्योजक है। आइए उनसे बात करते हैं। तो हिंदनामा में इमरान जी आपका स्वागत है। इससे पहले आपसे हमारा ये सवाल है कि आपने प्लम्बिंग क्षेत्र में कब से काम करना शुरू किया, किस लेवल से शुरू किया, ये बताइए जरा दर्शकों को। सर 1999 में मेरी शुरुआत हो गई और 1999 से जब मैंने शुरुआत की तो सबसे पहले जो बेसिक होता है, जिसको हमारे लैंग्वेज में लेबर कहा जाता है, उस लेबर काम से मैंने मेरी शुरुआत की। और लेबर काम करने के बाद कुछ सालों में मैंने खुद को एक कॉन्ट्रैक्टर बोल के मार्केट के अंदर लॉन्च किया। और जो भी उसका प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण लेकर बेहतर प्लम्बिंग देने का मैंने कोशिश की और लोगों को हम आज भी बहुत सारी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। आपने बोला इसके अंदर प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, तो ये प्रशिक्षण आपने कहां से लिया, किस टाइप का प्रशिक्षण लिया? सर देखो, प्लम्बिंग जो है, बहुत सारे लोगों को लगता था कि प्लम्बिंग जो क्षेत्र है इतना कुछ बड़ा नहीं है और बहुत सारे लोगों की यही सोच थी। आज लोगों की यही सोच है कि प्लम्बिंग जो क्षेत्र है बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन 1999 से आज 2023 तक बहुत सारा इसमें बदल आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो पीछे में जो कार्यशाला ली थी और बाकी के जो बाहर के लोग प्लम्बिंग का काम करते हैं, ये लोगों को देखकर बहुत सारी प्लम्बिंग सीखने को मिलती है। और आज हमें खुशी है कि हम बाहर देश की बोलो या बाहर की बोलो, जो प्लम्बिंग है अपने लातूर में देते हैं और लोगों को अच्छा फील देते हैं। मतलब आप ये बता रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस से सीखते गए और मॉडर्न प्लम्बिंग को आपने लातूर में लोगों के लिए अवेलेबल कराया। तो आज आप एज अ गुत्तेदार काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोल के काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है आपके क्षेत्र में? सर आपने बहुत बहुत बेहतर जो आपने सवाल किया है, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। जब मैं 1999 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तब मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं लातूर में ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर बनाऊं। आज आपको बताता हूं, जो मेरे पास जो ट्रेन होके चले गए, वो लड़कों के पास, एक एक लड़कों के पास 10-10 लड़के आज काम कर रहे हैं और मुझे अभिमान है। और वो लोग जब भी मुझे मिलते हैं और बताते हैं कि भैया आपकी वजह से, करने वाला तो वो है, ऊपर वाला है, देने वाली जात उसकी है। तो ये जितना मुझे आता था मैंने लोगों को सिखाया, बच्चों को बताया और आज भी बहुत सारे प्लम्बर मेरे पास काम कर रहे हैं। कितने होंगे सब टोटल? टोटल अभी मेरे पास तो 8-10 लेबर है और उसके हिसाब से और बहुत सारे, जब काम बढ़ जाता है तो 15-20 तक हम चले जाते हैं। लेकिन कैसा है कि क्वांटिटी से ज्यादा हमारा जो मकसद है वो क्वालिटी के ऊपर है। इसके लिए हम क्वांटिटी के पीछे नहीं भागते हैं, सिर्फ क्वालिटी के पीछे भागते हैं। महाराष्ट्र प्लम्बिंग एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, तो ये एसोसिएशन किस क्षेत्र में किस तरीके से काम करता है, इससे लोगों को क्या फायदा होता है, जरा बताइए। महाराष्ट्र प्लम्बिंग एसोसिएशन जब 2015 में वो लोगों ने लातूर शहर को चुना और लातूर शहर को चुनने के बाद उनको ऐसे लगा कि महाराष्ट्र प्लम्बिंग एसोसिएशन का यहाँ पे काम होना चाहिए। और जब वो लोग मेरा नाम सुनने के बाद, यहाँ के जो चेयरमैन है रवि पाटिल, वो मेरे पास आए और आने के बाद उन्होंने बताया कि प्लम्बिंग क्षेत्र बहुत बड़ा है और आप अगर हमसे जुड़ के रहोगे तो हम इसको और बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने उनका सब प्रोजेक्ट देखा और मुझे पसंद आया और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो मुझे सीखने को मिली
और बहुत सारे ऐसे काम हमने किए एसोसिएशन मार्फत से जो लोगों को प्लम्बिंग काम में इंस्पायर करते हैं। जैसे कि आईटीआई के बच्चे हैं, आईटीआई के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज हमारे से इंस्पायर होके बड़े बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और हमें खुशी होती है कि कुछ चीजों के लिए हम भागीदार हैं। इसलिए एसोसिएशन का काम हमने खुद से अपने हाथ में लिया, और 2015 से आज हम 22 जिलों में काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी होती है 10 से 15 हजार आज मेरे सभासद है, और आने वाले दिनों में हम बहुत ज्यादा संख्या में आपके सामने शामिल हो जाएंगे। मतलब आपके एसोसिएशन के 22 जिलों में शाखा, ये बता रहे आप, और 15,000 से ज्यादा सभासद है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2015 में जो लातूर में दुष्काल पड़ा था, आपको पता है, ट्रेन से पानी वगैरह आया था, उस वक्त जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम आपके एसोसिएशन के द्वारा हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर 2015 के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो बताने की बात यह है कि ट्रेन से पानी आया, ये तो छोड़ो, चलो ये जो है वो राजकारण में मुझे जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि लातूर की जो महानगर पालिका है, ये महानगर पालिका के माध्यम से हमने हमारे एसोसिएशन के माध्यम से, और मेरी सेवाभावी संस्था है लातूर प्लम्बिंग सर्विस सेंटर, उस सेवाभावी संस्था के माध्यम से सेवा बोलकर हमने 1,500 से 2,000 लोगों को तकरीबन रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश की, और कुछ लोगों ने हमें उसमें मुबादला भी दिया। हम वो भी बताते हैं, ये छुपाने वाली बात नहीं है। लोग लातूर के बहुत समझदार हैं और उन्होंने हमें साथ दिया। और 2015 आप जानते हैं कि लोगों को पीने को पानी की किल्लत थी, और उसी टाइम बहुत सारे संस्था है जैसा कि अमित देशमुख साहब है, इनके तरफ से भी उन्होंने पानी का सप्लाई बहुत सारे टैंकरों से किया, और वो बावड़ी में पानी का स्टोर करके वो भी बहुत सारे जगहों से किया। लेकिन महाराष्ट्र प्लम्बिंग एसोसिएशन ने एक धोरण बनाया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हर कोई करेगा, और इसका महत्व हमने सबको समझाया, तब लोगों ने हमें साथ दी और ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई। और आप देख सकते हैं आज 1 महीना जून का चला गया और जुलाई में हम आ चुके हैं, फिर भी पानी की किल्लत नहीं है। तो ये बहुत सारे चीज हो चुके हैं सर। शासकीय लेवल पे और जो लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करते हैं, जैसे मालूम है कि लातूर में लातूर वृक्ष टीम ने भी झाड़े लगाने का बहुत बड़ा काम किया है, उससे भी पर्यावरण में फर्क पड़ा है। ऐसे युवा उद्योजक है जिन्होंने लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो ये मिला जुला जो रिस्पॉन्स है और फर्क है जो हम आज देख रहे हैं। इमरान भाई, ये बताइए कि आपने ये जो प्लम्बिंग का क्षेत्र चुना, प्लम्बिंग का ही क्षेत्र क्यों चुना आपने? सर प्लम्बिंग का क्षेत्र चुनने में मेरा खुद का रोल है। मेरे वालिद साहब ने मुझे पढ़ाया, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो इंसान के मुकद्दर में जो होता है वही करता है। लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने देखी, जैसा कि मेडिकल है, टर्नर है, ये बहुत सारे लोगों को देखने के बाद प्लम्बिंग एक ऐसा विषय मुझे लगा कि साला प्लम्बिंग में कुछ ना कुछ करना चाहिए। और प्लम्बिंग आप देखेंगे, आप 1999 का इतिहास निकाल कर अगर देखेंगे तो किसी के घर में आपको डाइवर्टर नहीं मिलेगा, वालहंक नहीं मिलेगा, बॉडी शावर नहीं मिलेगा, टब नहीं मिलेगा, बॉडी जेट नहीं मिलेगा। ये जो चीजें बता रहा हूं ये 2015 के बाद आई हुई है, और ये चीजों को हमने बिना डरे बिना झिझके हमने लातूर में लाने की कोशिश की, और इसको हमने जितना प्रसार करना होता है उतना हमने प्रसार किया, और जितना लोगों को देना होता है हमने उतना लोगों को देने की कोशिश की, और आने वाले कुछ दिनों में इससे बेहतर देने की कोशिश हमारी चल रही है। और मेरा जो फर्म है लातूर प्लम्बिंग सर्विस सेंटर और केमिकल एजेंसी बोलकर, इससे हम प्लम्बिंग सर्विस सेंटर कुछ ही दिनों में लातूर के लोगों के लिए सर्विस सेंटर चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बात हो गई आपके कार्य क्षेत्र की, आप प्लम्बिंग क्षेत्र में हैं और उसमें एसोसिएशन में भी काम कर रहे हैं। अब आप बात करते हैं आपके सामाजिक जीवन की। आपने कई सामाजिक काम भी किए, सामाजिक कामों में आगे रहते हैं, लेकिन जैसा कि आप कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी में पिछले कई साल में हमने देखे कि बड़े बड़े पदों को जो लोगों ने जिसको पद मिले और जिसने पदों को भोगा है, वो लोग भी छोटी छोटी बातों पे पार्टियां छोड़ के इधर से उधर गए। आपके पास कभी कोई बड़ा पद नहीं रहा, फिर भी इतने साल तक आप एकनिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के रहे, इसकी क्या रीजन है, क्या वजह है? सर ये पुराना इतिहास है, फिर भी आपने कहा है तो इसका जवाब मुझे देना जरूरी है। देखो, ये जो है लातूर की पहचान आदरणीय विलासराव देशमुख साहब से हुई, और उन्होंने अपने लातूर के बारे में किसी एक घटक के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ लातूर के बारे में सोचा। सबसे पहले हम जब आंख खोले तो बचपन से इन्हीं लोगों को देखते आए, और हमारे दादाजी भी जो थे हाजी मोहम्मद साहब
जिन्होंने इनके साथ अपना जीवन बनाया और इनके साथ अपना जीवन बिताया, जैसे कि विलासराव साहब हैं, प्रदीप राठी जी हैं और चाकुरकर साहब हैं और हमारे दादाजी। ये सब लोग बहुत कम उम्र से एक दूसरे के साथ थे और इनको देख के हम इंस्पायर होते थे। फिर हमें युवा नेता मिल गए अमित विलासराव जी देशमुख साहब। जब मैंने उनको देखा तो उनको देखते ही मैंने सोचा कि अब किसी के बारे में सोचना नहीं है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस इज द बेस्ट। और कांग्रेस आती है जाती है। विलासराव साहब ने ऐसा कहा है कि कांग्रेस एक हाथी है, जब हाथी चलता है तो उसे सोचने की जरूरत नहीं है, वो खुद बलशाली है। आज हमारे दिन खराब थे, कल इससे बेहतर आएंगे, परसों उससे बेहतर आएंगे, लेकिन हमारा जो नेता है अमित विलासराव जी देशमुख, जब तक वो हैं, अल्लाह करे उनको और अल्लाह बहुत बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचाए। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे, आप ही के चैनल पे मैं ही बाइट दूंगा और आपको बताऊंगा कि आदरणीय अमित विलासराव जी देशमुख साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए और ये दिन कुछ ही दिनों में आने वाला है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इज द बेस्ट है। आपका जो प्रभाग है, प्रभाग क्रमांक 3, वहां पे आपने ग्रास रूट लेवल पे आम लोगों के लिए क्या काम आज तक किए, सामाजिक काम क्या किए, उसका जरा देखा जोखा हमारे दर्शकों को दीजिए। सर, आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे कुछ छोटे मोटे भी जो काम होते हैं, हर कार्यकर्ता को आदरणीय अमित विलासराव जी देशमुख साहब ने इतना पावर तो दिया हुआ है कि अगर किसी प्रभाग के अंदर कोई काम अगर रुक जाता है या कोई दिक्कत आती है तो वो हम जैसे कार्यकर्ता जब उनको कॉल करते हैं या कोई मैसेज डालते हैं तो इमीडिएटली वो रिप्लाई देते हैं, तो वो हमें एक अभिमान लगता है। तो जैसे की रोड का मसला था, आमच्या प्रभागामध्ये ज्यावेळेस रोड नव्हता त्यावेळेस आम्ही त्या रोडचं काम साहेबाला फक्त एकदाच आम्ही निवेदन दिलं की साहेब, प्रभाग 3 मध्ये रोड नाहीये, नालीची अडचण आहे, पाण्याची अडचण आहे, लाईटीची अडचण आहे। तुम्ही बघू शकता प्रभाग 3 मध्ये पूर्ण 18 प्रभागापेक्षा सर्वात जास्त आदरणीय अमित देशमुख साहेबांनी तिथं निधी दिलेला आहे आणि त्या निधीमार्फत सर्वांनी मिळून तिथं काम केलेलं आहे। आणि मलाही अभिमान वाटतोय की आम्ही कुणाच्या तरी कामाला येतोय, की आम्हाला लोकांनी प्रेम केलंय आणि त्या प्रेमापोटी आम्हाला ज्यावेळेस कुणाचा कॉल येत आहे, आपण सोशल मीडिया बघू शकता आणि त्या सोशल मीडियावर फेसबुकवरती मी इम्रान गोंद्रीकर म्हणून त्याच्यावर आहे आणि आपण ते रिक्वेस्ट बघू शकता। आज सर मी त्या रिक्वेस्टला एक्सेप्ट करण्यासाठी माझी लिमिट सुद्धा नाहीये, एवढ्या प्रेमापेक्षा अजून काय पाहिजे। आणि मी प्रभाग 3 म्हणूनच कधी थांबलेलं नाहीये। आदरणीय अमित विलासराव देशमुख साहेबांचे आदेश असे आहेत की ज्या ठिकाणी अडचण असेल तिथं माझा कार्यकर्ता, काँग्रेस कार्यकर्ता तिथं पोहोचला पाहिजे, अशा पद्धतीचं आमचं काम आहे। लहान मुलांचं असेल किंवा कुणाच्या शाळेची अडचण असेल किंवा काही अडचणी असतील, काही अडचणी आम्ही ती पूर्ण व्यवस्थित साहेबाच्या मार्गदर्शनाखाली करून टाकतो। आपने बताया आपके दादा के जमाने से आप एक कांग्रेसी रहे हैं, तो आपके दादा ने भी जो जीनस सोसाइटी के जरिए काम किया था उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, जब का जो राजकारण था आणि त्यावेळेसचे जे लोक होते, खरंच ते देव माणूस होते। त्या देव माणसाने एखाद्या एसटी ड्रायव्हरला त्यांनी 5 एकरची संस्था दिली आणि त्या संस्थेमार्फत त्यांनी गोरगरिबांना तिथं बसवण्याची एक संकल्पना केली आणि त्या संकल्पने माध्यमातून आज तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन बघू शकता। ज्या ठिकाणी जसे औसा रोडवरती कॉलनी आहेत, तुमच्या अंबाजोगाई रोडवरती कॉलनी आहे, बार्शी रोडवरती कॉलनी आहेत, तशाच कॉलनी आज आमच्या नांदेड नाक्याच्या साईडला झालेल्या आहेत। आणि पूर्व भाग जे लोकांच्या मनामध्ये होता की पूर्व भागामध्ये जास्त विकास नाहीये, पूर्व भागामध्ये हे नाहीये ते नाहीये, पूर्व भागामध्ये आज सगळ्यात जास्त सुधारणा झालेली आहे आणि त्यामध्ये जिनत सोसायटी हे जे आहे ते पूर्ण पूर्व भागामध्ये त्याचं पूर्व भागाचं दिल म्हणजे लव अशा पद्धतीची आमची एक भूमिका आहे। आणि त्या ठिकाणी त्यांनी 109 घरांची स्थापना केली। आदरणीय विलासराव देशमुख साहेब असतील, प्रदीप राठीजी असतील आणि चाकूरकर साहेब असतील, या सर्वांनी त्यांना त्याच्यामध्ये भरपूर साथ दिली आणि त्यांनी त्या साथीमधून त्या सगळ्यांचं चांगलं तिथं राहणीमान केलं आणि आज सुखाने सगळे परिवार त्या ठिकाणी नांदत आहेत। आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, आप एक युवा उद्योजक हैं, आप युवा नेता कब बनने वाले हैं? जैसा कि आपको पता है लातूर महानगर पालिका के इलेक्शन पेंडिंग है और वो कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं और इलेक्शन हो सकते हैं, तो क्या आप नगर सेवक कॉर्पोरेटर बनने के रेस में हैं और आपने क्या तैयारी की है? आपके पास कितने कार्यकर्ता रेडी है, जरा बताइए। सर, मी आपल्याला सांगू इच्छितोय की अमित विलासराव देशमुख साहेबांचा जोही कार्यकर्ता असेल, सर्वप्रथम तो नेताच आहे। आणि दुसरी गोष्ट,
आणि साहेबांनी सगळ्याला ज्या त्या जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत आणि जे साहेब आपल्याला जबाबदारी देतील आम्हाला आनंद आहे. आणि साहेब सर्व ज्या कार्यकर्त्याला जे पाहिजे आजपर्यंत त्यांनी दिलेलं आहे आणि आम्हालाही ते देणारच आहेत. आणि या गोष्टीचं मला असं वाटत नाही की यामध्ये काही महत्वाचं आहे किंवा या गोष्टीची विचार करण्याची गरज. 2024ला इलेक्शन येणार आहेत हे मान्य आहे आणि इलेक्शन आल्यानंतर आपल्या नेत्यांनी जे आदेश दिलेत त्या आदेशचं आम्ही 100% पालन करणार आहेत. आणि आम्हाला दिलं तरीही आनंद आहे, नाही दिलं तरी आनंद आहे, कारण आम्ही सुरुवातीपासून साहेबाचे कार्यकर्ते आहेत. त्याच्यामुळं आजही कोणतं पद नसताना किंवा काही नसताना आम्हाला असं वाटतं की आम्ही सगळ्या गोष्टीला आहे. आज तुम्ही बघू शकताय की साहेबांनी मला लातूर शहर सहसचिव म्हणून माझी नेमणूक केलेली आहे आणि ते आम्ही एकदम व्यवस्थित पद्धतीने त्याच्यामध्ये आम्ही काम करत आहोत. आणि आम्हाला काही असं काही वाटत नाहीये की आज तिकीटसाठी आम्ही आहेत किंवा तिकीट आम्हाला भेटावं किंवा आम्ही कॉर्पोरेशनला जावं. आम्ही आमच्या साहेबासोबत आहेत तर आम्ही कॉर्पोरेशनमध्ये आहेत. आप सीधा सीधा जवाब दीजिए, आप गोल घुमा रहे हैं. आप बताइए, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आप इच्छुक हैं या नहीं है तो कहाँ से हैं? सर, काही गोष्टीची एक मर्यादा असते आणि आपण जो प्रश्न केलाय आणि आम्ही नागरिकांसाठी काम करतोय. आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितोय, असं येऊ शकतोय की अचानक आमच्या नेत्यांचा आम्हाला आदेश येऊ शकते की बा उद्यापासून गोंदरीकरला आपण महापालिकेत घेऊ आणि क्रॉपला घेऊ. काही करू शकतात ते नेता आमचा आदरणीय नेते आहेत. त्याच्यामुळे आम्हाला आमच्या नेत्यावरती विश्वास आहे आणि या प्रश्नाचं आपल्याला उत्तर देणं किंवा न देणं किंवा आपल्या भाषेत गोलगोल होणं हे मला असं काही वाटत नाही, कारण आदर्श आहे आमचा नेता. त्यामुळे आमच्या नेत्यांचे जे आदेश असतील ते आम्ही 100% पार पडू. तो इमरान भाई ने जैसा बताया कि वो क्लियर कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन साहब जो बोलेंगे वो करने के लिए वो तैयार है, ये यहाँ पर बता रहे थे. तो आप लोगों से हमने आज इमरान भाई की मुलाकात कराई. इमरान गोंदरीकर जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्लम्बिंग एसोसिएशन के. आइए उनके कुछ खास क्लाइंट्स हैं, उनसे भी हम आगे बात करते हैं. तो इमरान भाई के एक एस्टीम क्लाइंट ब्रिज होटल जो शिवाजी चौक में है, मशहूर ब्रिज होटल के जो ओनर है विक्रम बिरजवाजी साहब हमारे साथ है. आइए उनसे बात करते हैं. विक्रम जी, आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो यहाँ पे किया उसके लिए आपने आर्किटेक्ट इंदौर से बुलाया, लेकिन प्लम्बर लातूर का लोकल का इमरान गोंदरीकर को क्यों चुना, क्या वजह रही होगी? 4 साल पहले की बात है ये. प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन एक बिल्डिंग की जान रहती है. उसमें टेक्निकली हमने काफी लोगों से इंटरव्यू लिया, पूछा कि कुछ टेक्निकल चीजें कैसी होती हैं, जैसे कि ड्रेनेज लाइन है, वाटर लीकेज है. उसमें सबसे अच्छा पाया हमने इमरान को. इसी वजह से उनको हमने ये काम दिया. और आप उनके काम को कैसा पाया आपने उनके? 101% बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया. बहुत बढ़िया. आज 4 साल हो गए हैं, कोई तकलीफ नहीं है हमको काम की. अच्छा. अभी जो भी नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको बहुत परख के ही काम देना चाहिए. जैसा इमरान के भी हमने बहुत परख के ही उसको चांस दिया और वो इसमें खरा उतरा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ही बार होता है, बार बार होता नहीं. अभी देखने में हमारे बहुत आता है कि लोग बहुत सी नई बिल्डिंगें बनती हैं और उसमें लीकेजेस, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसका सोल्यूशन करना बहुत दिक्कत का काम होता है. तो पहले से ही अगर परख के दिया जाए किसी को, जैसे कि हमने इमरान को दिया, उसमें खरे उतरे हैं वो, ऐसा ही सब लोगों ने करना चाहिए. इमरान भाई से हमने डिटेल बात की, उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उनके सामाजिक लाइफ के बारे में, उनके राजकीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात की. आपने एक लेबर लेवल से आज एक गुत्तेदार लेवल तक आपने आपका पूरा सफर तय किया है. तो आज के जो युवा हैं वो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदनामा के जरिए आप क्या संदेश देते हैं? देखो, हिंदनामाच्या माध्यमातून मी सर्व युवकांना एक महत्वाचा सल्ला देत आहे. सर्वप्रथम आपण राजकारण करा, समाजकारण करा किंवा अजून काहीही करा, परंतु सर्वप्रथम आपले जे परिवार आहे, आपले जे घर आहे, आपले जे घरातले सदस्य आहेत यांच्याशी आपण माणुसकी ठेवा आणि त्यानंतर आपण ज्याला आपला नेता मानतो त्या नेत्यासाठी असं काम करा की नेत्याला देखील आपली दखल झाली पाहिजे. आज मला अभिमान वाटतो की मी अमित विलासराव देशमुख साहेबाचा एक कट्टर कार्यकर्ता आहे, याच्यात मला अभिमान आहे. परंतु आपण असं करू नका की आपण काम करत नाहीयेत किंवा काही गोष्टीकडे व्यसनाकडे आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टीकडून आपल्याला अलीकडे यावं लागेल आणि अलीकडे येऊन आपलं जीवन काय आहे
त्या जीवनाकडे आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल. आणि सगळ्या युवांमध्ये एवढी ताकद आहे की आपण अभ्यासू आहात, शिकलेले आहात, आणि आपली जी लातूर भूमी आहे ती भूमी इतिहास घडवण्यासाठीच जन्माला आलेली आहे असं मला वाटत आहे. आणि माझ्यासारखा साधारण लेबर या ठिकाणी येऊ शकतो, तर मला असं वाटू शकतं की भरपूर युवक चांगल्या चांगल्या ठिकाणी जाऊ शकतात. आणि आपण पाठीमागे बघितलो की परीक्षा ज्यावेळेस होते, तर परीक्षा झाल्यानंतर सगळ्याचा विचार फक्त त्या रिझल्टवर आहे. मित्रांनो, तुम्हाला मी सांगू इच्छितोय, आपलं जीवन तुमचं नाहीये. सर्वप्रथम आपण हे आपल्या बुद्धीमध्ये टाकून घेणं गरजेचं आहे. कारण आपल्या आई वडिलांनी आपल्याला लहानाचं मोठं केलं आणि तुम्हाला एक चांगल्या ठिकाणी त्याने शिक्षणासाठी टाकलं आणि तुम्ही तिथं शिकतात. 12 महिने तुम्ही लक्ष देत नाहीयेत आणि त्या 12 दिवसामध्ये 12 महिन्याला कव्हर करण्याचा तुम्ही ज्यावेळेस प्रयत्न करतात त्यावेळेस अपयश तर येणारच. तर अपयश आलं म्हणून आपण आपलं जीवन संपायचं नसतं. कारण जीवन हे एकदाच येणार आहे आणि आपण स्वतःसाठी जगण्याची एक वय आहे. जसं आपण वयाच्या 12-13 वर्षापर्यंत जगतो ते स्वतःसाठी झालं, आणि ज्यावेळेस 14 वर्षाच्या पुढे आपण जगायला सुरू करतो ते आपल्या आई वडिलांसाठी झालं, आपल्या परिवारासाठी झालं. तर तुम्ही सर्वांनी वैयक्तिक या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. ज्या गोष्टीला मी इन्स्पायर झालोय की मी माझं जीवन बघितलं, माझं घर बघितलं, पुन्हा मला चांगला नेता भेटला, माझा नेता इतका सुंदर आहे की तसा एखादा नेता तुम्हाला भेटा आणि तुम्ही त्या नेत्याची तुम्ही स्वतःहून कॉपी करावी आणि त्या नेत्याचा आदर्श घ्यावा, तर जीवनात तुम्हाला काही कमी पडणार नाही. असा एक माझा अंदाज आहे.